देखिए, ये लड़ाई हो रही है एक पूर्व मुख्यमंत्री की, दो पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चों के साथ। प्रवेश वर्मा जी के पिता साहेब वर्मा जी मुख्यमंत्री रहे, शीला जी के सुपुत्र संदीप जी, उनकी माँ भी मुख्यमंत्री, और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। देखिए, मारवा साहब कांग्रेस के कई बार के विधायक, बड़े नेता। सिसोदिया जी डर के मारे सीट छोड़ के मैं इतना ही बोलूंगा। और फरस सूरी बड़ा नाम है, मेयर रहे। वहाँ चुनाव हो गया है पूर्वांचल यूपी का वर्सेस उत्तराखंड का, वहाँ ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो गया है चुनाव। अच्छा। चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। पिछले दिनों जब दिल्ली की आबो हवा बहुत दूषित हो चुकी थी, बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो सोशल मीडिया पर कुछ अशार वायरल हुए थे, जिनमें से एक ये भी था। फिलहाल दिल्ली की आबो हवा में बहुत राजनीति घुल चुकी है, मिल चुकी है। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि दिल्ली की आबो हवा किस तरफ बह रही है, कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में फिर से वापसी करेगी, या फिर भाजपा के 26 साल का और कांग्रेस के 10 साल का वनवास खत्म होगा। इन सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए हम कई बार कोशिश की कि ग्राउंड पर जाएं, और आपके सामने वो रिपोर्ट हमने लाया। मगर आज हम जिन व्यक्ति से बात करने वाले हैं वो खुद ग्राउंड पर गए थे, और जिनमें से एक का नाम है माज आलम, जो दिल्ली के 70 विधानसभा में से करीब 57 विधानसभा पर गए, और वहाँ जाकर ग्राउंड जीरो से उन्होंने रिपोर्टिंग की, उन्होंने बहुत कुछ देखा। तो उनके अनुभव को जानेंगे। और हमारे साथ दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं चांदनी, जो 20 विधानसभा सीटों पर गई थी, और उन्होंने वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो क्या देख के आई। सबसे पहले माज आलम, आपका आज़ाद सूद पर स्वागत है। पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब कि आपने इतने लंबे वक्त के बाद हम लोगों को अपने इस चैनल पे मौका दिया बोलने के लिए, और आपने इतने अच्छे शब्दों से हम सबको मानवर्तित किया, उसके लिए आपका इस्तेकबाल हम करते हैं। जी, सबसे सिंपल और सबसे पहला और सबसे छोटा सवाल, माहौल क्या है? माहौल क्या है? जी। माहौल ये है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी में सीधी लड़ाई है, और आम आदमी पार्टी को एज है। चांदनी, आप 20 विधानसभा करीब आप गई थी, तो आपने ग्राउंड पर जो देखा, क्या देखा, किनकी पलड़ा भारी लग रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे भी लग रहा है कि इस बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। कुछ सीटें जो हैं हो सकता है कम हो, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी ही बना सकती है, ऐसा ग्राउंड पे मुझे लगा। क्योंकि जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रह जाती है तो उनके साथ होता है कि एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा मसला होता है। ठीक है, आम आदमी पार्टी 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, लगभग 11 साल सरकार में रह चुकी हैं। उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, शराब घोटाले का आरोप लगता है। तो ये जो शराब घोटाले का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है, और आपने कहा भी कि कुछ सीट कम हो सकती है, कितनी सीट कम हो सकती है? देखिए, इसका तो अंदाज़ा वोटर्स ही जैसे जिस ओर वो जाएंगे, जिस ओर वो वोट करेंगे। फिलहाल इतना ज़्यादा मतलब कमी भी नहीं होगी, लेकिन मेजोरिटी तो ला सकती है आम आदमी पार्टी। जी, कोई अलायंस की ज़रूरत शायद उसे पड़े। सहमति है इनसे? देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और देखिए, सीटों पर मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कितनी सीटें आ जाएंगी। कोई आपसे बोल दे इतनी सीटें हो जाएंगी, और इतना कोई हरफन मौला नहीं होता है कि एग्जैक्ट सीटें बता दें, वो तो एक प्रेडिक्शन होती है। देखिए, मेरा जो अनुभव रहा वो ये रहा, जैसे आपने शराब घोटाले की बात करी, मैं मंगोलपुरी विधानसभा गया था। मंगोलपुरी में कभी भाजपा नहीं जीती है। राजकुमार चौहान वहाँ से कई बार जीते, इस बार वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और राखी बिरलान ने अपनी सीट चेंज कर दी थी वहाँ पे। तो हुआ क्या, वहाँ पर महिलाएं जाके सबसे ज़्यादा जो शिकायत कर रही हैं वो ये है कि केजरीवाल सरकार में शराब के इतने ठेके खुल गए हैं, उनके पति शराब पी के आके उनको मारते हैं। कहीं ना कहीं अंडर करंट तो है, उनको बिजली मिला है, पानी है, ये सब है, लेकिन शराब वाला मुद्दा कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ के जो उन पर अत्याचार हुआ है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को टारगेट कर सकता है। अब मैं थोड़ा पार्टी वाइज जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आम आदमी पार्टी सबसे सत्ता में है, तो वो किन मुद्दों को लेकर के ग्राउंड पर जा रही है? जी बिल्कुल, इस बार जो उन्होंने कई सारी घोषणाएं की, जिसमें से संजीवनी योजना हो गई, फिर एक और उन्होंने योजना घोषित की कि भाई इस बार रेंटर्स के लिए भी बिजली पानी मुफ्त करेंगे। तो ये जो योजनाएं हैं कहीं ना कहीं वो ग्रास रूट लेवल पे वोटर्स को और ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे विकास का मुद्दा धर्म से ज़्यादा अपर लोग रखते हैं, और उनका जो मेन मकसद है कि हमें बिजली पानी शिक्षा, आम आदमी पार्टी उसी को लेकर राजनीति में आई, और उसी को लेकर अभी तक मौजूद है ग्राउंड लेवल पे। तो लोगों ने उनके पिछले कार्यकाल में देखा कि किस तरह से बस यात्रा फ्री हुई महिलाओं के लिए, बिजली का बिल उनका अच्छा खासा जीरो आया, 200 यूनिट तक उन्होंने बिजली फ्री के जो वादे किए, यमुना एक उनमें से एक ऐसा वादा रहा जो पूरा नहीं हो पाया। तो उसको लेकर मैंने लोगों से बातचीत की कि क्या प्रदूषण इस बार का मुद्दा बनेगा। तो भाई 80% लोगों ने डिनाई किया कि देखिए, प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में नहीं है बल्कि पूरे देश का एक मामला है, और
और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ना होकर वोटर्स की भी जिम्मेदारी है, सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी है कि वो उसमें थोड़ी सी अपनी लाइबिलिटी, अपनी भागीदारी निभाए। व्हाट डिड यू से अबाउट? मैं इसमें एक चीज़ ये जोड़ूंगा, आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ा मुद्दा बना के वो ये चल रही है कि हमारे पास केजरीवाल का चेहरा है, तुम्हारे पास चेहरा कौन सा है। आप अगर ट्रैवल करिए मेट्रो के बाहर, आप देखिए जो ये बस स्टॉप यहाँ भी आगे लगा हुआ है, वहाँ केजरीवाल का फोटो लगा हुआ है कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, और सामने भ्रष्टाचारी घोटालेबाज क्वेश्चन मार्क भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तो कोई फाइट में नहीं है, कांग्रेस को भूल जाइए, कोई फाइट में नहीं है। और ये केजरीवाल जी की इमेज को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अगर भाजपा आ गई तो तुम्हारी झुग्गियाँ उजाड़ दिया जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा, और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उसमें सफल भी हुई है। मैं एक विधानसभा का कोई एग्जाम्पल दूंगा, वजीरपुर विधानसभा, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डीडीए के फ्लैट्स को बांटने का काम किया था, 16 लोगों को बांटा था। तो मैं वहाँ स्टोरी करने गया था वजीरपुर में, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको फ्लैट मिल भी गया था वो कह रहे थे हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, और जो लोग झुग्गी में रह रहे थे वहाँ गंदगी थी, साफ सफाई नहीं थी, उनका बिजली का बिल भी आ रखा था, लेकिन उसके बाद भी कह रहे थे हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, हम भाजपा को वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर ये आ गए हमारी झुग्गियाँ तोड़ देंगे। तो जो चेहरा होता है ना, किसी भी चीज़ का चेहरा है, तो केजरीवाल का चेहरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावी। मैं एक चीज़ नहीं भाई और बोलूँगा आपसे, जैसा कि आपने बोला ना कि भाजपा किस हिसाब से आप भाजपा को देख रहे हो, भाजपा चुनाव बहुत अच्छा लड़ रही है, लेकिन भाजपा उस हिसाब से विरोध नहीं दर्ज करा पाई जिस हिसाब से उसको कराना चाहिए था। वो उन मुद्दों पर चली गई, जैसे प्रियंका गांधी के गाल पे चली गई, कोई रमेश बिदोड़ी कैसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो चुनाव में जो निचला निम्न गिरा हुआ ओछा स्तर होता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिखाया है, जिसका जनता में सिर्फ हंसने के लिए प्रभाव पड़ सकता है, वोट डालने के लिए मैं मानता हूँ शून्य प्रभाव रहेगा। चूंकि आम आदमी पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, भाजपा किन मुद्दों को लेकर के जा रही है? देखिए, जो मुद्दे भाजपा के हैं, पहली बात तो भाजपा अपने ही मुद्दों पे थोड़ा सा फंसती हुई मुझे नजर आई। बेसिकली जब केजरीवाल ने महिला सम्मान निधि योजना की बात की, उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को जो है 21 रुपये देंगे, तो भाजपा ने और कांग्रेस ने दोनों ने विरोध किया कि भाई देखिए फ्री बीज आप कहाँ तक लेके आएंगे और इतना बजट कहाँ से लेके आएंगे। फाइनेंशियल इवन दिल्ली जो है फिजिकल डेफिसिट में रही, तो उनका ये कहना था। फिर बाद में वो 25 रुपये कर देते हैं, तो वो खुद ही अपनी योजना पे फंसते हुए नजर आए कि पहले आप जो है अगेंस्ट जाते हैं, फिर आके सपोर्ट करते हैं और आप उससे ज़्यादा मार्जिन में बढ़ा के देते हैं। तो महिलाओं से मैंने, क्योंकि मेरा जो था वो बेसिकली महिला वोटर से बातचीत करना था कि महिला, क्योंकि तीनों पार्टियाँ कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने पाले में लेने की बात कर रही हैं कि कहीं ना कहीं वो महिला वोटर्स को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सके। तो महिलाओं का कहना था, भाई मैंने पूछा कि देखिए आम आदमी पार्टी आपको 21 दे रही है, भाजपा को 25 दे रही है, तो किधर जाना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि हम तब भी आम आदमी पार्टी की तरफ ज़्यादा जाना चाहेंगे। 80% वेमेन ने यही बोला, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उन्होंने बस फ्री का वादा किया था 2020 में और पूरा किया, डिलीवर किया। तो इस बार अगर वो सत्ता में आती है तो 21 रुपये दे सकती है। ठीक है, चूँकि 15 साल सरकार में रहना बहुत बड़ी बात होती है। अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर 2029 तक वो प्रधानमंत्री रहते तब 15 साल पूरा होगा, और कांग्रेस ये दिल्ली में पहले कर चुकी है, वो 15 साल रह चुकी है। इसके बावजूद 2 बार से उनका 0-0 सीट आ रहा है। तो ऐसा मतलब कांग्रेस भी लड़ रही है चुनाव, तो वो किन मुद्दों को लेकर के जा रही है? कुछ तो देखा होगा आपने, 57 विधानसभा बहुत बड़ा होता है। देखिए 57 विधानसभा रात गाड़ी में होती थी, सुबह कहाँ होती थी कुछ पता नहीं चलता था। खैर मैं ये बोलूँगा, कांग्रेस वाली आपने बात बोली, मैं थोड़ा आपको विस्तार पूर्वक इसका उत्तर दूंगा। 1998 से 2013 का जो टाइम पीरियड था वो स्वर्णिम काल था शीला दीक्षित जी के लिए। शीला जी ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में होना बहुत बड़ी बात है। वो महिला जो कर गई है यहाँ के लिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, कांग्रेस हार रही बुरी तरह, मैं ये भी बोल रहा हूँ, लेकिन जो शीला जी करके गई है दिल्ली के लिए, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा। जहाँ तक आपने बात करी वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ, ये कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। शीला जी के नाम पे वो चुनाव लड़ते थे, जीतते थे। आज दिल्ली कांग्रेस में एक बड़ा बिखराव है, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने ये चुनाव सीरियस होकर लड़ा ही नहीं। राहुल जी कभी निकलते हैं नौका पे टहलने चले जाते हैं, कभी केजरीवाल को गाली बकने लगते हैं, कभी उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो एक सीरियसनेस होती है ना चुनाव में, वो सीरियसनेस कांग्रेस ने दिखाई नहीं। मैं जितना मानता हूँ कांग्रेस 2 सीटों पर बहुत मजबूत है, और 1 सीट शायद वो जीत भी जाए। एक कस्तूरबा नगर विधानसभा है, ये लाजपत नगर वाली विधानसभा, वहाँ से अभिषेक दत्त कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, निगम पार्षद 2 बार रह चुके हैं। इस पर हम आएंगे, मैं रोकना चाहता हूँ। अब जैसे देखिए कि क्या होता है कि हमारे कहीं भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो आप कांग्रेस के पास भी कोई चेहरा नहीं है, मगर बीजेपी के साथ क्या है कि कहीं भी उनके पास फेस नहीं होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस होता है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी भी फ्रंट फुट पर खेलते नजर नहीं आ रहे, वो खुद भी नहीं आ रहे हैं आगे। तो क्या लगता है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट है?
देखिए भाजपा ने किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ा हो, अभी चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन देखा गया कि वहाँ पे एक सीएम का चेहरा था जिस पे लोगों ने अच्छे से भरोसा जताया। एक बार लाडली बहना योजना जैसी चीज़ें वो स्कीम लेकर आए, उनको मध्य प्रदेश में लोगों ने मामा का खिताब दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा मजबूत पॉलिटिकल वो फेस रहे हैं वहाँ पे। लेकिन तब भी जो है भाजपा में एक चीज़ मैंने देखी है कि भाई मोदी जी का जो एक पूरा फेस है नेशनल लेवल पे, वो लड़ लेते हैं चुनाव, लेकिन दिल्ली में इस बार जो एक क्वेश्चन मार्क, अभी भाई ने बताया कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखा कि कौन चेहरा, अगर रमेश भिदोड़ी आता है तो फिर लोग उसको सिरे से नकार रहे हैं फिलहाल, भले ही वो सांसद रहे हो लेकिन महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करके, जैसे प्रियंका गांधी के गाल और फिर आतिशी को क्रिटिसाइज करना, उससे कहीं ना कहीं विमेन और मैन भी दोनों में थोड़ा सा वो है कि भाई थोड़ा सा सिविल होकर बातचीत कीजिए, क्योंकि राजनीति में इतना थोड़ा निम्न स्तर लग रहा था उनका। ठीक है, हम यहाँ पर अभी मुद्दों की बात करेंगे, किन मुद्दों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब हम उस सेक्शन पर चलना चाहेंगे, हॉट सीट वाले सेक्शन पर। लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग मतलब लगता है ये बात करना। मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है हॉट सीट के मामले में, तो एक एक करके मैं पूछूंगा, आप बता देंगे। एक नई दिल्ली की जो सीट है, चूंकि वहाँ से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव मुख्यमंत्री है ना, वो लड़ रहे हैं। उनके सामने जो है वो कांग्रेस से संदीप दीक्षित है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अनऑफिशियल सबसे बड़े चेहरे वही हैं। उसके बाद भाजपा के सबसे बड़े चेहरे की बात करूं, प्रवेश वर्मा वहीं से हैं। क्या ऑब्जर्व किया वहां पर, क्या सीन? देखिए, ये लड़ाई हो रही है एक पूर्व मुख्यमंत्री की, दो पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चों के साथ। प्रवेश वर्मा जी के पिता साहेब वर्मा जी मुख्यमंत्री रहे, शीला जी के सुपुत्र संदीप जी, उनकी माँ भी मुख्यमंत्री, और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। मैंने जब भी अपना पूरा कैंपेन शुरू किया था, जो सबसे पहली विधानसभा में गया था वो नई दिल्ली विधानसभा गया था। हाँ, और वहाँ बंगाली मार्केट है, बंगाली मार्केट के पास जो एक कॉलोनी पड़ती है, मैं वहाँ गया था। रैंडमली हम लोग चले गए थे बात करने के लिए। तो वहाँ पर जब मेरी बातचीत महिलाओं से खासकर हुई वहाँ पे, तो सबने एक बात बोली, प्रवेश भाई साहब यानी भाजपा के प्रत्याशी ने 1100 रुपये दिए हैं और एक साड़ी दी है। और मेरा वीडियो पड़ा है, आप उसको अगर देखें तो महिला ये भी कह रही है कि हमने पैसा तो ले लिया है, साड़ी भी ले ली है, लेकिन वोट हम केजरीवाल को देंगे। ठीक, हाँ। तो हमने पूछा कि भाई अगर और किसी को चाहिए तो कैसे मिलेगा, तो बाकायदा हमको पर्ची में एड्रेस दिया उन्होंने कि ये कोठी नंबर है, यहाँ चला जाओ, यहाँ तुमको मिल जाएगा। ठीक, अब बात आती नई दिल्ली सीट की। संदीप दीक्षित चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, और बात ये, वो जितना अच्छा चुनाव लड़ेंगे उतना नुकसान होगा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यानी अरविंद केजरीवाल जी को। पिछला चुनाव आप उठा के देखें, लगभग 21,000 से केजरीवाल जी जीते थे, उससे पहले 15 वाला 31,000 से जीते थे। इस बार ये मार्जिन और कम हो सकता है, क्योंकि प्रवेश वर्मा कहीं ना कहीं बढ़ेंगे आगे, और संदीप जी भी हल्के कैंडिडेट नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने रोमेश सब्बरवाल को टिकट दिया था, लगभग 3200 वोट पाए थे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, उनसे चुनाव अच्छा लड़ेंगे। कितने वोट पाएंगे संदीप जी? बिल्कुल है, आप डिनाई नहीं। आप, मैं उनकी भी एक रैली में गया था, वहाँ पे वो रो के एक बात बोल रहे हैं कि जिस इंसान ने मेरी माँ को इतनी गालियाँ बकी, जिस इंसान ने जिंदगी भर मेरी माँ का विरोध करके अपने आप को मुख्यमंत्री बनाया, आज वही इंसान खुद जेल जा रहा है। उसने एक भी आरोप मेरी माँ के खिलाफ जो भी लगाया सिद्ध नहीं कर पाया, और आज वो खुद ही जेल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर इम्पैक्ट डाल रहा है। आपकी क्या राय नई दिल्ली को लेकर? देखिए, बिल्कुल इन्होंने जो बोला कि कहीं ना कहीं सभी एक बड़े राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं। मुख्यमंत्री सब अरविंद केजरीवाल वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित, दोनों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, दोनों कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल मामला बिल्कुल त्रिकोणीय है और बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। इस सेक्शन को हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम 2-4 विधानसभा के बारे में थोड़ा शॉर्ट में ही आंसर रखिएगा, क्योंकि एक और सेक्शन पर हमें बात करनी है। तो जंगपुरा की बात मैं करना चाहता हूँ, जहाँ से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया कौन है बताने की जरूरत नहीं है। फरहद सूरी है कांग्रेस से, और सरदार तरविंदर सिंह मारवा भाजपा से। देखिए, मारवा साहब कांग्रेस के कई बार के विधायक, बड़े नेता। सिसोदिया जी डर के मारे सीट छोड़ के, मैं इतना ही बोलूंगा। और फरहद सूरी बड़ा नाम है, मेयर रहे। देखिए, जिस दिन जंगपुरा में सिसोदिया जी का नामांकन था, नॉमिनेशन था, मैं उस दिन गई थी कवरेज के लिए। तो एक थोड़ा सा ये था कि लोग नाराज़ तो थे, क्योंकि उससे पहले आम आदमी पार्टी के ही विधायक वहाँ से लगातार हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई देखिए, प्रवीण कुमार वहाँ विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो काम वाम किए हैं पर उस लेवल का नहीं किए हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया क्योंकि आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है, तो कई लोगों में ये था कि हो सकता है कि वो स्वयं वो कैबिनेट में रहे हैं दिल्ली के, तो इस बार अगर उन्हें चांस देते हैं तो हो सकता है कि डेवलपमेंट अच्छा हो। सर, हो सकता है मैंने उन लोगों से बात की जो उनके समर्थक रहे हों, ऐसा हो सकता है। पटपड़गंज के बारे में बता देना चाहता हूँ। यहाँ से जो अवध ओझा है आम आदमी पार्टी से, चौधरी अनिल कुमार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एक बार रविंद्र सिंह नेगी है भाजपा से। क्या है? 2 लाइन नैयर साहब लोगों को पीछे रोकना मत। पहली बात, मैं ही सीट बढ़ा गया हूँ, मुझे इमोशनल कनेक्ट हो गया है, मैं बड़ा घूमा हूँ। देखिए, पटपड़गंज वाली सीट पे क्या है, ओझा साहब हैं और सामने नेगी साहब हैं। ये बात शायद आप लोग को सुन के मेरी बुरा लग जाए, क्योंकि राजनीति में जाति बेजाति खेल है। वहाँ चुनाव हो गया है पूर्वांचल यूपी का वर्सेस उत्तराखंड का, वहाँ ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो गया है चुनाव। अच्छा।
वहाँ पे सीन इतना हो गया है। और मुझे वहाँ पे एक बंदे ने बताया कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अनिल चौधरी, गुज्जरों के बड़े नेता हैं, वहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं, तो जितना वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे दिल्ली उतना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाँ उतना नुकसान रविंदर सिंह नेगी को होगा। रविंदर सिंह नेगी ठाकुर बिरादरी से आते हैं और ये आते हैं आपकी ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, पूर्वांचल बस्ती साइड के हैं, और लगभग 55% जो वोट है वो पूर्वांचलियों का, पंडितों का हमारा वोट है। तो जातीय हिसाब से देखें तो ओझा साहब भारी हैं, वैसे उठा के देखें तो रविंदर सिंह नेगी भारी है। अब सीधा हम फास्ट फॉरवर्ड करके आने चाहते हैं कस्तूरबा नगर पे। हाँ, कस्तूरबा नगर के बारे में मैंने जो सुना है कि कांग्रेस की वहां पर पलड़ा भारी नजर आ रही है। वहां पर रमेश पहलवान जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, अभिषेक दत्त कांग्रेस के हैं और नीरज बसोया भाजपा के हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वहाँ पर भी देखिए मामला बहुत ज़्यादा बहुत मतलब कह नहीं सकते कि किस तरफ जाएंगे लोग, लेकिन है चुनाव है काफ़ी अच्छा। लोग तीनों पार्टियां चल रही है बिल्कुल, तीनों पार्टियां जो हैं और कांग्रेस वहाँ पे अच्छा लड़ रही है। सबसे मैं एक चीज ऐड करूंगा, रुकिएगा नहीं नैयर साहब, फिर बोलूंगा। नीरज बसोया वहां से कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहां पर मदन लाल जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनका टिकट काट के वहां पर रमेश पहलवान का टिकट हुआ। रमेश पहलवान और जो नीरज बसोया हैं गुज्जर समाज से आते हैं, और अभिषेक दत्त इकलौते कैंडिडेट हैं जो गुज्जर समाज से नहीं आते, उसके बावजूद भी गुज्जरों में उनका अच्छा होल्ड है। मैं व्यक्तिगत चाहता हूँ अभिषेक दत्त जैसे लोग चुन गए हैं, क्योंकि निगम पार्षद रहे हैं, काम अच्छा किया है। और पिछली बार जब पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आंधी थी, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, वो बंदा 20,000 वोट लेके आया था। उस बंदे का इलेक्शन भी दिख रहा है, घर घर भी गए हैं, उनका अच्छा कैंपेन है। और कोई हैरत ना हो, अभिषेक दत्त चुनाव जीत भी सकते हैं। कांग्रेस का अभिषेक दत्त चुनाव जीत भी सकते हैं। अभिषेक दत्त चुनाव जीत, यानी माज़ालम ये कहना जहाँ पे बेहतर तरीके से कोई कांग्रेस नैयर साहब मैं और बोलूंगा, प्रियंका गांधी किसी सीट पे नहीं गई। कल प्रियंका जी का वहाँ रोड शो था, सचिन पायलट वहां पे गए, टीके शिव कुमार गए, कांग्रेस की पूरी सेंट्रल लीडरशिप, बादली जहां से देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं, बात करने वाला अगला एक मिनट वहां से शिफ्ट होके कस्तूरबा नगर गए, क्योंकि कस्तूरबा नगर में कांग्रेस के फेवर में माहौल जा रहा है। मैं बादली पर ही आ रहा हूँ। बादली में कांग्रेस के देवेंद्र यादव है जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं। वहां से विधायक भी रह चुके हैं। दीपक चौधरी भाजपा के वहां पर उम्मीदवार है और अजय यादव आम आदमी पार्टी अजय यादव। इस वाली सीट पे तो मैं नहीं गई हूँ, तो मतलब मैं इतना नहीं बता सकती हूँ कि बहुत ज्यादा। मैं बादली गया था, समयपुर बादली, वहाँ पे जहांगीरपुरी साइड का क्षेत्र है। यादव मतदाता वहाँ बड़ी तादाद में है और वहाँ चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं जो यादव साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव। लेकिन मैं मानता हूँ वहाँ पर अजय यादव को थोड़ा एज है, इसलिए कांग्रेस की जितनी भी सेंट्रल लीडरशिप थी वहाँ पर वो ऑक्यूपाइड नहीं हुई, वो उस जगह ऑक्यूपाइड हो रही है जाके जहाँ पर सीट निकल सकती है। तो कस्तूरबा नगर पे ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो रही है। एक फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आगे आना चाहता हूँ, मगर जिस सीट की मैं अभी बात करने जा रहा हूँ उस सीट पर 3 पार्टी नहीं बल्कि 4 पार्टी चुनाव लड़ रही है। और मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफाबाद की। वहाँ पर ओखला पर आएंगे हम। अली मेहंदी कांग्रेस से हैं, उनके बाद इसके बाद हाजी ताहिर हुसैन जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायक, सिटिंग MLA है वहाँ से। मोहन सिंह बिष्ट भाजपा के हैं और ताहिर हुसैन AIMIM से हैं। क्या लगता है? देखिए 2 ही ऐसी सीटें हैं जहाँ पे AIMIM लड़ रही है चुनाव, ओखला और मुस्तफाबाद। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है एक बड़ा चेहरा है ताहिर हुसैन और यहाँ शिफाउर रहमान जी भी, और ओवैसी ने जितना हो सकता था उनसे अपना बेस्ट पूरी ताकत लगा दी, 101% दिया उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। तो हो सकता है कि अब जो मुस्लिम, क्योंकि दोनों सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम वोट शेयर काफ़ी अच्छा है। 52% है। मुस्तफाबाद गया था और कोई बड़ी बात नहीं है। मोहन सिंह बिष्ट जो करावल नगर से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, उनको भेजा गया है मुस्तफाबाद, बगल की सीट है। और मुस्तफाबाद करावल नगर में कपिल मिश्रा को रख दिया गया है। कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव जीत जाए मोहन सिंह बिष्ट, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोट ज़्यादा है। ताहिर हुसैन अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अली मेहंदी के जो पिता हैं मोहम्मद हसन, वो विधायक रह चुके हैं, वो भी चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। और जो भी आपने आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट का नाम MIM के कैंडिडेट ताहिर हुसैन, वो जितना अच्छा लड़ेंगे, कांग्रेस जितना अच्छा लड़ेगी, उतना आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचेगा और मोहन सिंह बिष्ट चुनाव जीत जाएंगे। एक आखिरी सीट की बात कर रहे हैं जहां पर अभी हम खड़े होकर के बात करें, ओखला। यहाँ पर आपको पता ही है अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक है 2 बार के। उसके बाद कांग्रेस के अरीबा खान हैं, बीजेपी के मनीष चौधरी हैं और AIMIM से शिफाउर रहमान हैं। जो शिफाउर रहमान जामिया मिल्लत इस्लामिया के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, यहाँ के लीडर भी रह चुके हैं, एसोसिएशन के लीडर भी रह चुके हैं। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? देखिए जामिया से जुड़े हुए हैं वो भी, हम भी जामिया का हिस्सा हैं, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा उनको वोट दिए, मेरा कोई जज्बात उनसे नहीं है। लेकिन मैं हक की बात करूंगा, शिफा भाई बहुत बेहतर कैंडिडेट हैं। आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, आप कब तक मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाएंगे भाजपा के नाम पे और उनका वोट लेके जीतते जाएंगे और काम नहीं करेंगे। अमानतुल्लाह की क्या पोजीशन रही है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हर कोई जानता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अरीबा खान के बारे में टिप्पणी ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छी नेता हैं, वो भी जामिया की पढ़ी हैं, मेहनती हैं, निगम पार्षद हैं, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी वो चुनाव जीतने की पोजीशन में मुझे नहीं दिख रही हैं। ये ज़रूर है अल्टीमेटली लास्ट में माहौल ऐसा बन
बन जाएगा कि आम आदमी भाजपा की फाइट हो जाएगी और कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह को प्लस मामला हो जाए, लेकिन ऐसा विधायक उस बंदे ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। शिफा भाई के पक्ष में माहौल है, रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, डिपेंड करता है कि वो वोट में कितना कन्वर्ट हो रही है। मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर चुनाव आम आदमी पार्टी भाजपा के अगेंस्ट हो रहा है। 3rd नंबर में मुझे MIM दिख रही है और अरीबा खान 4थे नंबर में मुझे दिखाई दे रही है। आपको? जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर जितनी भीड़ हमने लोगों ने देखी है AIM की रैली में, भाई अगर वो भीड़ जो है ना वोट्स में कन्वर्ट होती है तो नतीजे बिल्कुल बदल शिफा भाई सकते को हैं। जीतना चाहिए, भले आ रही हमारे इंटरव्यू का 3 सेक्शन था जिसमें से 2 कंप्लीट हो चुके हैं। एक मुद्दे पर बात करना था कि कौन कौन से मुद्दे हैं दिल्ली में, दूसरा है कि हॉट सीट के बारे में, और तीसरा है थोड़ा आप लोगों से पर्सनल है। हाँ। और पर्सनल आपके प्रोफेशन से है। अरे बिल्कुल, क्योंकि कई बार लगता है कि लोग को कह रहे जर्नलिस्ट है, बड़े आदमी हैं, महंगी महंगी कार में घूम रहे होंगे, खूब मजा आ रहा होगा, लोग उनके आगे पीछे घूमते होंगे, मगर वो ये नहीं जानते कि इसके पीछे की संघर्ष कितनी है। ग्राउंड पर जब आप जाते थे किन किन तरह की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है, और जब आप फीमेल होती है तो आपको और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, एज अ फीमेल, एज अ लड़की, आपने किन किन मुश्किलों का सामना किया ग्राउंड पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि लोग स्टार्टिंग में मुझे लगा दिल्ली है तो यहाँ पे काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं या फिर एक कैपिटल सिटी है तो मतलब लोग बातचीत करना चाहेंगे। पर सबसे बड़ी जो एक फॉल्ट थी कि लोग बात नहीं करना चाह रहे थे। मैं उनको ऐसे कन्विंस करती थी, मैं आपको सही बता दूं, मैं उनको इतना मतलब मैंने उनको अंदर से बहुत पैशनेट किया कि भाई बात करो ना, यू हैव अ फंडामेंटल राइट, मतलब तुम वोटर हो। ये डर से बात नहीं कर रहे हैं या फिर हेजिटेशन में बात नहीं कर रहे? बड़ी बात तो ये कि उन्हें जैसे वो इन्वॉल्व नहीं है, लाइक हमें क्या करना, कोई भी आए, हम तो आम आदमी हैं, कमाते खाते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। तो बस मेरा पहला यही सवाल था कि आम आदमी पार्टी से कितना खुश है। तो फिर लोग जो है थोड़ा सा नर्वस होते, फिर नॉर्मल होते, फिर बातचीत करते। तो सबसे बड़ा जो ये था कि बातचीत, क्योंकि मेरा जो बेसिकली फोकस था वो महिला वोटर्स को लेकर था। और महिलाएं अभी भी कहीं ना कहीं, आप लोग सभी जानते हैं कि अभी वो इतना खुलकर नहीं बातचीत कर पाती इन मुद्दों पे, जो सोशल हों, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल तो बेसिकली हों। क्योंकि कहते हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल, बट यहाँ पे पर्सनल इज पॉलिटिकल मामला भी बहुत दूर है। मतलब ये जो फेमिनिज्म वाला पूरा है ना कि दूर दूर तक दिख रहा है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, मुझे ग्रास रूट लेवल पे बहुत कम दिखा। आपको? चुनाव का बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, 57 सीटें गए, आसान नहीं है। रात में कब सोते थे पता नहीं होता था, कई बार ऐसा हुआ बिना सोए गए हैं, और गाड़ी में ट्रैवल करते थे 2.5 घंटा जाम में फंसते थे, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और लगभग 57 सीटें करी, सोने का खाने का कोई ठिकाना नहीं होता था। और मेरे कई मित्र हैं, मैं मेहराब भाई को शुक्रिया बोलूँगा, हमारे जामिया के ही वो साथ में हैं, हम लोगों ने साथ में मिलके 2-3 लोगों ने चैनल टेक ओवर किया है, तो उसी में हम लोगों ने अपनी वीडियोस शूट करी। संसाधन हमारे पास थे, अच्छे खासे थे, और हम लोगों ने उनका भरपूर उपयोग किया। और आपने बोला ना कि एक इमेज बन जाती है कि गाड़ी लेके चल रहे हैं, ये हो रहा है, तो मैंने इसको फेस किया। मुझे कई लोगों लेके बोला कि आप लोग तो प्रोपेगेंडा फैलाते हो, आप लोग तो ये कर रहे हो। ग्राउंड पे नहीं बोला, मतलब आसपास समीप के लोगों ने बोला कि आप ये कर रहे हो। मैं सिर्फ आपके माध्यम से नैयर भाई उत्तर देना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है या किसी के उत्तर का जवाब देना है तो उसकी लाइन को मिटाने के बजाय उससे लंबी लाइन घसीट के जवाब दो, और अच्छा करने की उनके बगल में एक लंबी लकीर खींच करके आप उनको और मेरा हमेशा वही विश्वास रहा है कि आप लंबी लाइन घसीटिए, ना कि किसी की टांग खींचिए। और किसी के चैलेंज को, किसी की मेहनत को, किसी के त्याग को, किसी की सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता को कभी सवाल ना उठाइए, क्योंकि वक्त जो होता है बहुत बलवान होता है, कब परिवर्तित हो जाए पता नहीं चलता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी कोशिश ये थी कि मैं खुद ग्राउंड पर जाऊं और आपको दिखाऊं वहाँ की रियलिटी को कि क्या चल रहा है वहाँ पर, मगर किसी कारणवश, व्यक्तिगत कारणवश मैं नहीं जा सका। तो फिर मैंने सोचा कि एक निचोड़, एक कंक्लूजन आपके सामने लेकर के आऊँ, और वो कंक्लूजन के तौर पर माज और चांदनी आई। माज संतावर विधानसभा गए थे और चांदनी लगभग 20 विधानसभा गई थी। और चूंकि लड़की होकर के इतनी दूर जाना और कवरेज करना आसान नहीं होता है, तो उम्मीद करता हूं कि दिल्ली विधानसभा में क्या चल रहा है, इलेक्शन में क्या चल रहा है, अगर आप ये वीडियो देखे होंगे, ये इंटरव्यू देखे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। जुड़े रहिए आज़ाद सोच के साथ और देखते रहिए आज़ाद सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।